नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हम क्लास शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास। जो हम पिछली क्लासेस में बात कर रहे थे बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस। इसके अंदर देखिए हमने पिछली क्लासों में कई सारे न्यूमेरिकल्स किए और न्यूमेरिकल्स में हमने एक एक चीज़ को बेसिक से पढ़ा। पहले डेरिवेशंस किए थे, इससे रिलेटेड बहुत अच्छे से हमने समझ के एक जाल या नेटवर्क को सोल्व कर करके लूप के अनुसार। और इसके बाद हम पिछले 2-3 क्लास से न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स पे मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का करीब 40% पेपर 40% पेपर किससे भरा हुआ आएगा? न्यूमेरिकल्स से। न्यूमेरिकल्स करीब इलेक्ट्रॉनिक्स का 40% पेपर को कवर कौन करेंगे? न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स पे बहुत अच्छा फोकस रहेगा अपना, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और पढ़ते रहिए। अगली क्लास, इस क्लास में भी हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस बने, कभी भी कोई न्यूमेरिकल गलत नहीं हो। तो लिखिए, डायग्राम बनाइए, नेटवर्क बनाइए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन या न्यूमेरिकल लिख लीजिए। न्यूमेरिकल में लिखिए, दिए गए परिपथ या दिए गए जाल को लूप विश्लेषण, दिए गए जाल को लूप विश्लेषण की सहायता से हल करो। लूप विश्लेषण की सहायता से हल करो। दिए गए जाल को लूप विश्लेषण की सहायता से हल करो। सॉल्व द गिवन नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ लूप एनालिसिस। सॉल्व द गिवन नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ लूप एनालिसिस। सॉल्व द गिवन नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ लूप एनालिसिस। सॉल्व द गिवन नेटवर्क with the help of loop analysis। अब देखिए, बात करते हैं हम किससे? लूप एनालिसिस से। किससे सोल्व करना है प्यारे बच्चों? लूप एनालिसिस से सोल्व करना है, लूप एनालिसिस से। ठीक है, अब देखिए लूप एनालिसिस से सोल्व करेंगे तो देखिए सॉल्यूशन क्या क्या लिखना है, बहुत ध्यान से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। कल भी एक क्वेश्चन दिया था, प्रैक्टिस कीजिएगा। रोज़ क्वेश्चन भी दे रहा हूँ न्यूमेरिकल के, और साथ साथ पढ़िएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से देखो, सॉल्यूशन की बात करें तो पहले तो बेसिक बातें करनी है किसकी? डायग्राम की। एक बार तो आपने बेसिक बना लिया होगा। एक बार सॉल्यूशन जैसे लिखते हैं, उसके बाद दोबारा से आपका जाल या जो ये सर्किट दिया हुआ उसको दोबारा से बनाएंगे। दोबारा से क्या बनाएंगे? इसमें सारी चीज़ें लिख देंगे। इसको नाम देते हैं Z1, इसको देते हैं Z2, इसको नाम देते हैं अपन Z3। और ये करंट यहाँ से कितना मानते हैं? I1, इधर कितना जाता है? I2। तो नीचे कितना आ गया? I1 माइनस कितना आ गया? I2। इधर देखें तो करंट कितना चला गया? I3। तो नीचे कितना आ गया? I2 माइनस कितना हो गया? I3। I2 माइनस कितना हो गया प्यारे बच्चों? I3। ठीक है, इसके बाद वही वापस से करंट I3 इधर आ गया, I2 माइनस I3, तो I2 करंट बन गया, और I2 के बाद में यहाँ I1 करंट हो गया, और वापस से कितना करंट हो गया आपके पास? I1। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दोबारा से डायग्राम बनाना है। और दोबारा से डायग्राम बनाने के बाद इसमें देखो, एक तो बेसिक जो क्वेश्चन के साथ बना ही लिया हमने। एक दूसरा काम क्या करना है इसमें कि सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन के बाद दोबारा से जाल बनाइए, करंट, धारा, सारी चीज़ें बताइए, और इनको लूप नंबर दे दीजिए कि ये लूप नंबर फर्स्ट है, ये लूप नंबर क्या है अपना सेकंड, और ये लूप नंबर अपना क्या है? थर्ड। ये लूप नंबर फर्स्ट, लूप नंबर सेकंड, और ये लूप नंबर क्या अपने पास? थर्ड। ठीक है, लूप नंबर फर्स्ट, लूप सेकंड, और लूप नंबर क्या है आपके पास? थर्ड। ठीक है, अब यहाँ से देखो, दिए गए परिपथ, देखिए क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन के साथ बेसिक डायग्राम वो लिख लिया होगा। इसके बाद सॉल्यूशन में दोबारा से पूरा परिपथ या सर्किट बनाओ, और उसके बाद थ्योरी लिखिए, उसके बाद कैलकुलेशन अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दिए गए परिपथ या जाल कह दीजिए, दिए गए परिपथ या जाल में लूप फर्स्ट में धारा I1, कॉमा लूप सेकंड में धारा I2, लूप सेकंड में धारा I2, तथा लूप थर्ड में धारा या करंट I3, तथा लूप थर्ड में धारा या करंट I3 है। इन द गिवन नेटवर्क current I1 in loop first in the given network, current I1 in the given network, current I1 in the loop first, current I2 in loop second, current I2 in loop second, and current I3 in loop third,
एंड करंट I3 इन लूप थर्ड। ये तो किसकी बात हो गई मेरे प्यारे बच्चों, किसकी बात हो गई, लूप की। किसकी बात हो गई आपके पास, लूप की। डायग्राम नोट कर लो सारे दोबारा से, जिसमें सारे करंट लिखे हुए हैं, और सारी चीज़ें लिख लो जो जो डायग्राम में बताइए। लूप के नंबर दे दीजिए, लूप नंबर फर्स्ट, लूप नंबर सेकंड, और इसको हम क्या कहते हैं, लूप नंबर थर्ड। ठीक है, लूप नंबर फर्स्ट, लूप नंबर सेकंड, और क्या दे दीजिए इसको, लूप नंबर थर्ड। ठीक है, तो लिखिए बच्चों, डायग्राम बेहतरीन बना लो सब, उसके बाद बात करते हैं। फिर एक एक लूप को सोल्व करना है जैसा पिछली क्लास में। लिख लिया प्यारे बच्चों सबने। अब देखिए कैलकुलेशन शुरू, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू होने वाला। लिख लिया होगा सबने। अब देखिए लूप फर्स्ट में ध्यान से देखिए, किरचॉफ का कौन सा नियम लगेगा, दूसरा। अरे कौन सा लगेगा, दूसरा नियम कहता है किरचॉफ का कि सब वोल्टेज का टोटल कितना होगा, जीरो। किसी भी बंद पथ या लूप में वोल्टताओं का मान का बीजीय योग क्या होता है, जीरो। यहाँ से चलेंगे, जब धारा की दिशा में चलते हैं, करंट की दिशा में, तो वोल्टेज किसका होगा, प्लस का। और जब करंट से विपरीत चलते हैं तो निशान किसका होगा, माइनस का। अगर बैटरी में प्लस से माइनस जाते हो तो प्लस का, और अगर बैटरी में माइनस से प्लस जाते हो तो किसका होगा, माइनस का। अगर बैटरी में प्लस से माइनस जाते हो तो प्लस का, माइनस से प्लस जाते हो तो माइनस का होगा। इसके बाद अगर वोल्टेज धारा की दिशा में चल रहे हो तो वोल्टेज का निशान प्लस का, और धारा या करंट के विपरीत होगा तो निशान किसका होगा, माइनस का। समझ गए मेरे बच्चों सारी चीज़ें। आप देखें यहाँ से चलते हैं अपन। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, आर कह दो चाहे इसको Z कह दो। I का मतलब कितना, I1, Z का मतलब कितना, 2। तो ये कितना हो गया आपके पास, 2I1। अरे कितना हुआ, 2I1। इधर ही हम जा रहे हैं, इधर ही करंट जा रहा है। अरे ऐसे ही तो घूम रहे हैं अपन अपने लूप में। इसके बाद यहाँ से देखिए, इस पॉइंट के बाद हम नीचे आ रहे हैं, करंट भी कहाँ आ रहा है, नीचे। तो दिशा दोनों की एक जैसी है, क्या है, इसका मतलब ये किसका होगा, प्लस का। तो ये हो गया आपके पास I1 माइनस कितना होगा, I2। और I इंटू क्या होता है, R या Z कह दो, तो ये क्या हो गया आपके पास 4। इसके बाद घूम के प्यारे बच्चों इधर आए, बैटरी में माइनस से कहाँ जा रहे हैं, प्लस। तो बैटरी किसकी होगी, माइनस की, 10, और सबका टोटल कितना, 0। यहाँ तक डाउट भी किसी के, अरे यहाँ तक डाउट किसी के, बोलो। अब देखिए थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं इसको। व्यवस्थित तरीका क्या होगा इसका, I1 और I1 कितने हो गए, 2, और ये कितना हो गया, 3। तो ये हो गया 3I1 माइनस, नहीं 3 नहीं, ये 4 से गुणा और है, तो कितने हो गए, 4 और 2 कितने हो गए, 6। यहाँ से देखिए माइनस का कितना आपके पास, 4I2। इसके बाद 0 इंटू कितना हो गया, I3। सुविधा के लिए तीनों को लिख सकते हैं, और इक्वल टू कितना हो गया, 10। अरे समझ में आया नहीं आया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, कौन सा लूप सोल्व हो गया, अरे कौन सा लूप सोल्व हो गया, पहला लूप सोल्व हो गया। इसके बाद में देखिए क्या होगा आपके पास, लूप सेकंड में, फॉर लूप सेकंड की अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ से चलेंगे, इधर ही हम जा रहे हैं, करंट इधर प्लस का, करंट ऊपर से नीचे, हम भी ऊपर से कहाँ आ रहे हैं, नीचे। हम जा रहे हैं नीचे से ऊपर, करंट आ रहा ऊपर से नीचे। समझ में आई बात, हम जा रहे हैं भी इधर, करंट भी इधर, हम आ रहे हैं ऊपर से नीचे, करंट भी ऊपर से कहाँ आ रहा है, नीचे। अब हम जा रहे हैं नीचे से ऊपर, करंट कहाँ आ रहा है, ऊपर से नीचे। ये माइनस का, 2 किसके, प्लस के। तो यहाँ से देखो वोल्टेज निकालनी है तो V इंटू आई की वैल्यू कितनी है, V इज इक्वल टू कितना होता है, IR। तो I की वैल्यू I2, R कितना है, 1। तो ये हो गया I2 इंटू कितना हो गया आपके पास, 1, ठीक है। प्लस का करंट कितना, I2 माइनस I3, और गुणा किससे, 3 से। तो ये हो गया I2 माइनस I3 और गुणा किससे है, 3 से। यही हुआ आपके पास। इसके बाद देखिए 3 से गुणा है, फिर इधर गए,
इधर, हम तो आ रहे हैं नीचे से ऊपर और करंट आ रहा है ऊपर से नीचे, तो निशान प्लस का है माइनस का, माइनस का, तो निशान किसका हो गया, माइनस का। करंट कितना है, I1 माइनस I2 इंटू कितना आपके पास 4, सबका टोटल कितना 0। अरे इस बंद लूप में यहाँ लिख सकते हो किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, या वोल्टेज लॉ भी कहते हैं उसको, और शॉर्ट में कहें तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम KVL भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखो थोड़ा ठीक लिखते हैं, तो ये बन गया मेरे पास I1, तो माइनस का I1, तो ये हो गया माइनस का I1, माइनस माइनस प्लस 4 और 3, ये कितने हो गए 7, और ये कितना हो गया 8, तो ये हो गया 8I2। इसके बाद देखिए I3, माइनस का 3I3, तो हो गया माइनस का 3I3 और इक्वल टू कितना 0। इक्वेशन नंबर कितना हुआ, सेकंड। तो कैलकुलेशन देख लेना प्यारे बच्चों, हो सकती है छोटी बड़ी, बाकी तो अपन ठीक चल रहे हैं। इसके बाद देखिए कौन से लूप की बात करेंगे, लूप थर्ड में। अरे कौन से लूप की बात करेंगे अपन, लूप थर्ड में, ठीक है। अब यहाँ से देखो लूप थर्ड में चलेंगे अपन, समझ आ रही है ना सबको। लूप थर्ड में यहाँ से चले तो इधर गए, इधर से घूम के इधर आए, यहाँ आए और ऊपर चले गए, इधर से इधर गए, यहाँ चले, यही तो निशान लग रहा है। उल्टे भी चल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। वो माइनस कॉमन आके, क्योंकि बराबर में तो क्या लगना है 0, तो माइनस कॉमन आके किस में चला जाएगा 0 में, तो इसलिए कोई डिफरेंस नहीं आएगा इस चीज़ का कि आप कौन सी दिशा या डायरेक्शन लेके चल रहे हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। आप देखिए दोस्तों लूप थर्ड में क्या होगा आपके पास कि हम यहाँ से चले V इक्वल टू IR, I3 इंटू R की वैल्यू, Z की वैल्यू कितनी 1, तो I3 इंटू कितना हो गया आपके पास 1, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से ये हुआ अपने पास, यहाँ से देखिए कितना बना, इधर गए तो 3 इंटू कितना होगा I2 माइनस I3, लेकिन करंट तो आ रहा ऊपर से, हम जा रहे हैं नीचे से, निशान किसका माइनस का, ये हो जाएगा I2 माइनस I3 और इंटू कितना हो गया 3, और सबका टोटल कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 0। यहाँ से देखिए इसमें I1 है क्या, नहीं है, तो ऐसे लिख सकता हूँ 0I1 I2, तो माइनस का कितना हो गया 3I2, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 कितने हो गए 4, I3 और इज इक्वल टू कितना हो गया 0। इक्वेशन नंबर कितना बना थर्ड। समीकरण 1 2 3, समीकरण 1 2 3 लूप का पूरा काम में ले लिया, इसको जो जाल या नेटवर्क था उसको हमने पूर्ण रूप से काम में ले लिया। ये तीनों इक्वेशन भैया आपने सही होंगे तभी आगे की कैलकुलेशन होगी सही। अगर यहीं गड़बड़ हो गई आगे किया तो आंसर आएंगे गलत, नंबर आएंगे गलत, जो आप सोच के आओगे ना उससे गलत नंबर समझ रहे होंगे, जिसमें दोनों अंक समान दिखते हों, गोल गोल नंबर आएंगे फिर। अब यहाँ से देखो अब हम लेके चलेंगे समीकरण इक्वेशन फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड से, बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। किस रूप में बनाएंगे इनको, मैट्रिक्स रूप में, बाय समीकरण 1 2 3 से मैट्रिक्स रूप। कौन सी फॉर्म बनाते हैं प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स रूप या मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन थर्ड से क्या बनाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म। तो देखो भी मैट्रिक्स बना लो, मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या बनेगी, देखो यहाँ से देखिए 6 माइनस 4 और कितना 0, तो हो गया 6 माइनस 4 और क्या हो गया 0। यहाँ से देखो -1 8 माइनस 3, तो ये हो गया -1 8 और ये कितना हो गया -3। इसके बाद देखिए 0 -3 और ये कितना हो गया 4। यहाँ से देखिए हो गया I1 I2 और ये कितना हो गया आपके पास I3 इज इक्वल टू, ये हो गया 10 0 और कितना हो गया आपके पास 0। इक्वेशन नंबर दे दीजिए इसको 4। यहाँ तक नोट कर लो प्यारे बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नोट कर लो बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे से।
लिख लिया बच्चों सबने। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यानपूर्वक। इस मैट्रिक्स को बताया था कौन से मैट्रिक्स कहते हैं, जेड मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स कहते हैं, जेड मैट्रिक्स। ये कौन सी कहलाती है, आई मैट्रिक्स। ये कौन सी कहलाती है, ई मैट्रिक्स। एक जेड मैट्रिक्स, एक आई मैट्रिक्स, और एक कौन सी मैट्रिक्स हुई, ई मैट्रिक्स। ठीक है, यहां से देखिए आगे बढ़े। मैट्रिक्स बन गई हमारे पास, ये थर्ड इक्वेशन से ये बन गई आपके पास 0। देखो इसको ऊपर लिख देता हूँ 0, ये हो गया -3, और ये कितना हो गया आपके पास 4। I1 I2 I3 नीचे, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 10 0 0 और 0। ठीक है, आप देखिए प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स के बाद में मैंने बताया था कि क्या बनाते हैं, सारणी का डिटरमिनेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं अभी, सारणी क्या डिटरमिनेंट बनाते हैं। अब सारणी का डिटरमिनेंट कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। इस पहली मैट्रिक्स को तो लिखना चाहो तो एक मैट्रिक्स को तो क्या कहते हैं, जेड मैट्रिक्स। अगली मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आई मैट्रिक्स, और उसको क्या कहते हैं, ई मैट्रिक्स। यही बने आपके पास नीचे 3 मैट्रिक्स। अब देखिए जेड मैट्रिक्स का सारणिक लेने पर, जेड मैट्रिक्स का सारणिक लेने पर, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ जेड मैट्रिक्स, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ जेड मैट्रिक्स, कि जेड मैट्रिक्स का हम क्या लेके चलेंगे, सारणी का डिटरमिनेंट लेके चलेंगे। तो जेड मैट्रिक्स का सारणी का डिटरमिनेंट देखो कितना हुआ, 6 -4, और ये कितना है 0। ये हो गया -1 8 -3, ये हो गया 0 -3, और ये कितना हुआ 4। सारणी का डिटरमिनेंट कौन सी मैट्रिक्स का लिया, जेड का। अरे डिटरमिनेंट कौन सी मैट्रिक्स का लिया, जेड का। तो इसको आप क्या लिखते आए हैं अपन, डेल जेड लिख दो, चाहे डिटरमिनेंट ऑफ जेड पढ़ लो इसको। अब क्या करेंगे, अरे अब क्या करेंगे, सारणी के डिटरमिनेंट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे भाई। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है डिटरमिनेंट को, उसके लिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों 6, यहाँ से देखें, और ये देखिए इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 8 × 4 32, माइनस 3 × 3 कितने हो गए 9, निशान किसका, माइनस, माइनस माइनस +4 हो गया। आगे देखते हैं, देखो यहाँ से देखिए कितना आएगा आपके पास, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, -4, और माइनस कितना हो गया 0। तो ये हो गया 32 में से 9 गए आपके पास, तो कितने बचेंगे 23, और गुणा कितने हो गए 6, और माइनस के कितने हो गए आपके पास 16। यही हुआ आपके पास। अब देखो 23 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 × 3 18, और 12 रे कितने हो गए 13। यही हुआ आपके पास, माइनस के कितने हो गए 16। तो ये हो गया आपके पास 128 118, और ये हो गया आपके पास 122। तो ये आ गई वैल्यू किसकी, डेल जेड की, सारणिक ऑफ, या सारणिक किसका, जेड का, डिटरमिनेंट ऑफ जेड। यहाँ तक किसी को समस्या, पहला समीकरण पहले लूप से, दूसरा समीकरण दूसरे लूप से, तीसरा समीकरण तीसरे लूप से। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, और क्या मिला हमें, इक्वेशन नंबर थर्ड। इन तीनों इक्वेशन से हमने क्या बनाया, मैट्रिक्स रूप, या कौन सी फॉर्म बनाई, डिटरमिनेंट फॉर्म। डिटरमिनेंट फॉर्म बनाने के बाद हमने इसका डिटरमिनेंट या क्या सोल्व कर लिया, सारणिक सोल्व कर लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देखिए इतना काम करने के बाद वही मेथड जो पीछे चलते आ रहे हैं अपन सवालों में, अरे वही मेथड होगा ना, तो उसी मेथड से चलेंगे। देखो क्या मेथड था अपने पास, मेथड कहता है कि जो जेड मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स, जेड मैट्रिक्स, ये कह दो चाहे सारणिक जेड का देख लो, उसके अंदर पहले कॉलम को, पहला कॉलम का मतलब पहला स्तंभ कौन सा है, ये वाला, इसको हटा दो, और इसकी जगह ये ई मैट्रिक्स 10 0 0 वाला प्रतिस्थापित कर दो, और सारणिक ले लो जिसको कहते हैं डेल 1 या डिटरमिनेंट फर्स्ट। क्या कहते हैं इसको, डेल 1 या डिटरमिनेंट फर्स्ट कहते हैं उसको अपन, यही तो कहते आ रहे हैं पिछले सवालों से। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या बनेगा हमारे पास, जेड मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ, जेड मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ को ई मैट्रिक्स, जेड मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ को ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करने पर, ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करने पर, ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करने पर, रिप्लेसिंग जेड मैट्रिक्स, रिप्लेसिंग फर्स्ट कॉलम ऑफ जेड मैट्रिक्स बाय ई मैट्रिक्स, रिप्लेसिंग फर्स्ट कॉलम ऑफ जेड मैट्रिक्स बाय ई मैट्रिक्स। ठीक है, कि जेड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है उसको किससे रिप्लेस करेंगे अपन, ई मैट्रिक्स से रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे पहले बच्चों, ई मैट्रिक्स से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो सारी चीज़ें,
जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसको नाम देते हैं डेल 1। क्या नाम देते हैं उसको? डेल 1। ठीक है, इसको रिप्लेस करना है। इसकी जगह कौन सी मैट्रिक्स आनी है? ई मैट्रिक्स आपकी नोटबुक में देखो 10 0 और कितना है 0। अरे यही है 10 0 और 0। बाकी दो चेंज नहीं करनी। -4 8 और कितना हो गया -3। यहाँ से हो गया 0 -3 और ये हो गया आपके पास 4। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करें तो ये तो हो गया 10। यहाँ से देखिए इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 8 गुणा 4 कितने हो गए 32 और माइनस कितने हो गए 9। तो वही हो गए आपके पास कितने हुए 23 गुणा कितना हुआ 10। 23 गुणा कितना हो गया आपके पास 10 और 23 गुणा 10 कितना होता है 230। अरे कितना हो गया 230 हो गया अपने पास। किसका रिजल्ट आ गया? डेल 1 का। तो यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो कि डेल 1 आ गया आपके पास 230। अरे कितना आ गया 230। डेल 1 की वैल्यू कितनी आ गई 230। डेल जेड हमारे पास 120 आया। इसको देना चाहो तो इक्वेशन 4 दे दीजिए, इसको देना चाहो तो इक्वेशन 5 दे दीजिए। आप देखो इसी प्रकार या सिमिलरली हम किसको सोल्व करने वाले हैं? डेल्टा 2 को। अरे किसको सोल्व करने वाले हम? डेल्टा 2 को। ऐसे डेल्टा 3 सोल्व करने वाले हैं। चेंज किस चीज़ का आना है? डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में चेंज एक ही चीज़ का आना है। इसमें पहले कॉलम को रिप्लेस किया था, पहले स्तंभ को प्रतिस्थापित किया था। अगले वाले में किसको प्रतिस्थापित करने वाले हैं? दूसरे कॉलम या दूसरे स्तंभ को हम प्रतिस्थापित करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार या सिमिलरली द्वितीय तथा तृतीय स्तंभ के लिए सिमिलरली फॉर कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। कि फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम की बात करेंगे अपन। तो ये होगा मेरे पास डेल्टा 2। इस बार क्या होगा मेरे दोस्तों, जिसको हमने पहले रिप्लेस किया था इसको अब इसको नहीं करना, इसको करना। तो ये तो ऐसा कैसा आएगा 6 -1 और कितना 0। तो ये तो आ गया मेरे प्यारे बच्चों 6 -1 और कितना आ गया 0। रिप्लेस या प्रतिस्थापित डेल्टा 2 निकाल रहा हूँ। अरे क्या निकाल रहा हूँ? डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 निकाल रहा हूँ तो कौन सा स्तंभ या कॉलम प्रतिस्थापित होगा? दूसरे के अंदर वैल्यू किसके रखनी होती है? ई की। ई देखो आपके नोटबुक में ये है 10 0 और कितना 0। तीसरा एजेटी रखना है 0 -3 4। तो ये हो गया 0 -3 और कितना हो गया 4। ठीक है, सोल्व करें इसको। 10 को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, -1 × 4 तो ये हो गया -1 × 4 -3 0। तो ये हो गया आपके पास, यही बना अपने पास। और बीच का है तो ये 10 नहीं, कितना आएगा डिटरमिनेंट सोल्व करते समय -10। तो ये कितना हो गया 4 माइनस के कितने हो गए +40। तो वैल्यू आ गई आपके पास इक्वल टू कितने हो गए 40। तो डेल्टा 2 = कितना आ गया 40। ऐसे ही क्या सोल्व करने वाले हैं? डेल्टा 3। देखो ये तो ऐसा ही आना 6 -1 4। दूसरा भी नहीं बदलेगा, -4 8 -3। तो हो गया -4 8 और कितना हो गया -3। 0 -3 और 4। तो इसकी जगह आएगा 10 0 और 0। सोल्व कर लें इसको। तो ये तो हो गया 10। यहाँ से देखें 8 गुण ये होगा -1 -3 कितने हो गए 3 माइनस। यहाँ से देखिए 800 कितने हो गए 32। अरे 800 कितने हो गए 32। तो ये आ गया आपके पास 32। तो ये 10 था अपने पास, ये -4 8 -3, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया तो माइनस माइनस प्लस के 3 हो गए। और फिर किसको किया गुणा? हमने गुणा किसको किया? ये 4 नहीं है प्यारे बच्चों, 0 है ये, है ना, ये 0। ठीक है, 0 ही तो है, 6 -1 0। ठीक है, तो ये 32 नहीं होगा, ये यहाँ कितना आएगा 0। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 30। तो आपके पास डेल्टा 3 आ गया। तो डेल्टा 1 सोल्व हो गया, डेल्टा 2 सोल्व हो गया, और क्या सोल्व हो गया डेल्टा 3। किसी प्रकार की कोई समस्या भी किसी के? अरे किसी प्रकार की कोई समस्या किसी के नहीं है समस्या। तो अब हम निकालने वाले हैं करंट या धारा। अब हम क्या निकालने वाले हैं? करंट या धारा। कैलकुलेशन का काम बहुत कुछ हो चुका है अपना, नोट कर लो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। डायग्राम कोई ज़रूरत नहीं है, अभी ख़त्म हो गया इसका पर्पज़ ही।
इसको 5 नंबर दिया था तो इसको इक्वेशन 6 दे दीजिए और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, समीकरण ये कितना आया था आपके पास 122, डेल जेड यही तो आया था हमारे पास 1 2 2, यही तो आया था इक्वेशन नंबर जिसको हमने दिया था 4। तो 4 5 6 और किसको काम में लेना 7 को, इनको काम में लेते हुए क्या ज्ञात करेंगे, करंट या धारा। अरे हर एक डेरिवेशन में हर एक क्वेश्चन में यही तो काम करते आ रहे हैं लूप एनालिसिस में। तो देखिए समीकरण या इक्वेशन 4 5 6 7 4 5 6 7 की सहायता से धाराओं के मान वैल्यूज ऑफ करंट धाराओं के मान। तो धाराओं के मान देखिए क्या होगा, एक तो करंट I1 निकालना है, I1 का तो फॉर्मूला होता है डेल 1 अपॉन कितना डेल जेड। डेल 1 कितना मेरे प्यारे बच्चों 230, तो एक आया 230 बटे कितना हो गया 122। अब सोल्व कर लीजिए इसको, वही आंसर एम्पियर में। इसके बाद जैसे करंट I2 की बात करें तो वो होता है डेल 2 अपॉन कितना डेल जेड। डेल 2 कितना आया हमारे पास 40, नीचे आ गया 122 तो एम्पियर। सोल्व कर लो, कैंसिल हो जाएगा 2 से I3 पॉइंट में निकाल लो चाहे। डेल 3 अपॉन कितना हो गया डेल जेड। डेल 3 की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ से देखिए 30 और नीचे कितना आ गया आपके पास 122 एम्पियर। तो ये आंसर आ गया आपके किसके, करंट या धारा के। ये रिजल्ट आ गया आपके, जो हमें काम करना था कि ये रिजल्ट किसका आ गया, करंट या धारा का। नोट कर लीजिए यहाँ तक, ये हमें रिजल्ट मिल गया किसके लिए, करंट या धारा के लिए। अब देखिए बच्चों, हमने जो पिछली क्लासों से न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जो वो न्यूमेरिकल हम पढ़ रहे हैं सारे के सारे, वो न्यूमेरिकल या तो लूप विश्लेषण पे आधारित है या आपके न्यूमेरिकल्स किस पे आधारित है, संधि विश्लेषण, लूप एनालिसिस या जंक्शन एनालिसिस जिसको हम कहते आ रहे हैं, इसी पे आधारित हम न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं पिछली क्लासेस से। तो इन्हीं न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और कोई प्रैक्टिस करनी है तो कोई भी संख्या चेंज कर लीजिए और इनकी क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस। तो 2 टाइप के न्यूमेरिकल अभी तक बने अपने पास। एक तो वो न्यूमेरिकल जो किसके थे, संधि विश्लेषण या जिसको कहते हैं जंक्शन एनालिसिस। क्या कहते हैं इसको, जंक्शन एनालिसिस। ठीक है, और एक आपके पास न्यूमेरिकल कौन से बन गए, लूप विश्लेषण। क्या कहते हैं इसको, लूप विश्लेषण या लूप एनालिसिस। ठीक है, लूप एनालिसिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपके पास। तो इन दोनों न्यूमेरिकल पे अच्छे से फोकस करो और बाकी क्लासेस में आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद, पढ़ते रहिए सब बच्चे।